हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में भारोपीय परिवार की भारत ईरानी शाखा की भारतीय आर्य भाषा ही मुख्यतः प्रचलित है। भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना ऋग्वेद में मिलता है और इसका समय 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण। संसार की भाषाओं के दो प्रकार के वर्गीकरण हैं, आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, व्याख्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है। आकृति मूलक वर्गीकरण के दो भेद हैं, अयोगात्मक और योगात्मक। अयोगात्मक भाषा, इसमें प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता है। यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है, जैसे कि चीनी, तिब्बती, बर्मी और सुदामी भाषा। योगात्मक भाषा, इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है। योगात्मक भाषा के तीन भेद हैं, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट भाषा, यह प्रत्यय प्रधान भाषा है, जैसे तुर्की। अश्लिष्ट भाषा के तीन भेद हैं, पूर्व संयोगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक। श्लिष्ट, इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं। प्रश्लिष्ट, यह समास प्रधान भाषा है। संस्कृत भाषा संयोगात्मक है, हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा वियोगात्मक है। पारिवारिक वर्गीकरण, इसमें वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार है पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषा को तीन कालों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत को वैदिक, वैदिकी, छंदस, छांदस भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य के तीन अंग हैं, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। लौकिक संस्कृत, इसका अर्थ है जिसका संस्कार या परिमार्जन कर दिया गया हो। लौकिक संस्कृत का प्राचीनतम काव्य ग्रंथ रामायण है। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा के इतिहास में 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का समय मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कहलाता है। मध्यकालीन आर्य भाषा को सामान्यतः प्राकृत भी कहते हैं। पिशेल ने प्राकृत को पहली सहज स्वाभाविक भाषा माना है और भाषा का नैसर्गिक रूप प्राकृत है और कृत्रिम रूप संस्कृत है, यह उनका मानना है। वाक्पति राज की रचना है गौड़ बहो, जिसमें उन्होंने प्राकृत को जनभाषा कहा है। हेमचंद सूरी का कहना है प्रकृति यह मूल संस्कृत है और उससे जो आई है वह प्राकृत है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को तीन कालों में विभाजित किया गया है। पहला है पाली या प्रथम प्राकृत। इसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। विद्वानों ने पाली भाषा का प्रदेश मध्य प्रदेश की बोली को स्वीकार किया है। दूसरा है प्राकृत भाषा, इसी द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है। इसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। प्राकृत प्राचीनतम प्रचलित जनभाषा है। प्राकृत महाकाव्य इस प्रकार से हैं, सेतुबंध, इसके रचयिता हैं प्रवरसेन, गौड़ बहो, वाक्पतिराज, कुमारपाल चरित, हेमचंद्र, गाहा सत्सई, हाल, प्राकृत प्रकाश, वररुचि।
राजशेखर ने संस्कृत भाषा को कर्कश और प्राकृत भाषा को सुकुमार भाषा कहा है। आचार्य हेमचंद्र ने पैशाची के 3 भेद माने हैं। आर्षी या अर्धमागधी, चूलिका, पैशाची अपभ्रंश। आचार्य दंडी ने इसे भूत भाषा की संज्ञा दी है। वररुचि ने अपने ग्रंथ प्राकृत प्रकाश में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं: महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी, शौरसेनी। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में विचार किया है। साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से प्राकृत के 5 भेद हैं: शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री और पैशाची। शौरसेनी। शौरसेनी मथुरा और उसके आसपास के भूभाग की भाषा थी। यह पश्चिमी हिंदी की बोलियों की जननी है। दिगंबर जैन मत के सिद्धांत इसी भाषा में हैं। संस्कृत नाटकों में यह गद्य की भाषा है। व्याकरणिक रूपों की दृष्टि से शौरसेनी में संस्कृत का अनुसरण पाया जाता है। इसलिए विद्वानों ने शौरसेनी को संस्कृत की उत्तराधिकारिणी कहा है। अश्वघोष के नाटकों में संस्कृत के अतिरिक्त जो प्राकृतांश मिलता है वह शौरसेनी का प्राचीनतम रूप है। शौरसेनी के अन्य स्थानीय रूप अवंती और आभीरी हैं। प्राकृत अनुशासन में शौरसेनी और संस्कृत के मिश्रित रूप को टक प्राकृत कहा गया है। अर्धमागधी। इसका क्षेत्र शौरसेनी और मागधी के बीच पड़ता है, इसलिए इसमें दोनों के लक्षण मिलते हैं। मुख्यतः यह काशी कौशल प्रदेश की भाषा थी। जैन आचार्य ने अर्धमागधी को आर्ष, आश्री आदि भाषा कहा है। अश्वघोष के संस्कृत नाटक शारीपुत्र प्रकरण में अर्धमागधी का प्रयोग मिलता है। आचार्य विश्वनाथ ने अर्धमागधी को चरों, सेठों और राजपुत्रों की भाषा कहा है। मागधी। मागधी मगध और उसके पूर्वी क्षेत्र की भाषा है। वररुचि ने इसे शौरसेनी से उद्भूत माना है। मागधी से बिहारी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। मागधी को गौड़ी भी कहते हैं। महाराष्ट्री। महाराष्ट्री को शौरसेनी का विकसित रूप माना जाता है। पैशाची। पैशाची प्राकृत को चूलिका पैशाचिका, भूत भाषा और ग्राम्य भाषा भी कहा जाता है। पैशाची की एकमात्र साहित्यिक रचना है गुणाढ्य। यह कृति है वटकहा। यह कृति अप्राप्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पैशाची प्राकृत की एक अन्य रचना स्वामी चेतन दासकृत प्रसंग पारिजात का उल्लेख किया है। पैशाची में सघोष व्यंजनों के स्थान पर अघोष ध्वनियां प्रयुक्त होती हैं, जैसे नगर का नकर यानी ग की जगह क हो जाता है। अपभ्रंश। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का प्रयोग 6ठी सदी से मिलने लगता है। अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश प्राकृत तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है तथा प्रत्येक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जन्म किसी न किसी अपभ्रंश से ही हुआ है। अपभ्रंश को अवहंस, ग्रामीण भाषा, देशी भाषा, अभीरी, आभिरोक्ति आदि नामों से जाना जाता है। अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है। अवहत, अवहट, अवहट, अवहट आदि अपभ्रष्ट के तद्भव रूप हैं। स्वयंभू ने रामायण में अवहत शब्द का प्रयोग किया है। भर्तृहरि ने संस्कारहीन शब्दों को अपभ्रंश कहा है। आचार्य दंडी के अनुसार आभीरों की भाषा को अपभ्रंश कहते हैं। भरत मुनि ने अपभ्रंश के लिए आभिरोक्ति शब्द का प्रयोग किया है।
चंड ने सबसे पहले अपभ्रंश नाम का उल्लेख किया है। संस्कृत अलंकारवादियों में सर्वप्रथम भामा ने अपभ्रंश का उल्लेख किया है। दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा है। पिशेल, ग्रियर्सन, भंडारकर, चटर्जी, वुलनर ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है। कीथ ने अपभ्रंश का संबंध अभीरों तथा गुर्जरों से माना है। अपभ्रंश साहित्य का सर्वप्रथम संकलन पिशेल ने किया है। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य धनपाल कृत भविष्यत कहा है। भविष्यत कहा का संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया है। हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध कान और दूहा नामक ग्रंथ का संपादन किया। यह सिद्धों की रचनाओं का पहला संकलित ग्रंथ है। अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। पौराणिक कथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश में सबसे बड़ा ग्रंथ महापुराण है और इसके रचनाकार हैं पुष्पदंत। हरदेव बाहरी के अनुसार 7वीं शती से लेकर 11वीं शती के अंत तक अपभ्रंश की विशेष उन्नति हुई, अतः इसे अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहते हैं। नमी साधु ने अपभ्रंश के 3 भेद माने हैं, उपनागर, आभीर और ग्राम्य। मार्कंडे ने भी अपभ्रंश के 3 भेद माने हैं, नागर, उपनागर और प्राचड़। डॉक्टर याकोबी ने अपभ्रंश के 4 भेद पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी माने हैं। डॉक्टर तगारी ने अपभ्रंश के 3 भेद पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी को मान्यता दी है। नामवर सिंह ने अपभ्रंश के 2 भेद माने हैं, पूर्वी और पश्चिमी। अवहट अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच एक मिश्रित भाषा है जिसे परवर्ती अपभ्रंश या अवहट कहा जाता है। सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट कहा है। अवहट शब्द का सबसे पहले प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में किया है। वंशीधर ने प्राकृत पेंगलम की भाषा को अवहट माना है। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा थी, इसमें सर्वाधिक तद्भव शब्द थे। हिंदी में सर्वनाम अपभ्रंश से ही विकसित हुए हैं। दोहा अपभ्रंश का एक सर्वाधिक लोकप्रिय छंद रहा है।